जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि हम पिछले लेक्चरों में बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, तो उसी के आगे हम फिर आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। तो गाइज, वेलकम टू डिकोड एग्जाम डिफेंस। डिकोड एग्जाम डिफेंस एक लौता ऐसे चैनलों में से है जो डिफेंस के लिए स्पेशलाइज चीज़ों को आपके सामने लेके आ रहा है गाइज। और हमारा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भाई अपने दोस्तों के साथ हमारी इन वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब को बढ़ाते जाइए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं भाई, आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम लोग जो एक सिरे से आपको सिस्टमेटिक तरीके से क्रैश कोर्स पढ़ा रहे हैं, इसमें आप लोगों का बहुत अच्छा हमको रिस्पांस मिला। तो गाइस, बाकी लोगों को भी जोड़ते जाइए और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाएं। और हमारा ये एजेंडा आप ही के द्वारा ही सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि आप ही हमको और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आपके पास जितने भी डिफेंस की तैयारी करने वाले आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, उन सब को हमारे चैनल के बारे में बताते जाइए। हमारा मेन मोटिव है कि बच्चों से ज़्यादा जुड़ें और उनको वो कंटेंट दें जो एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है और ऑफिसर बनने के लिए सबसे यूज़फुल चीज़ों को, चाहे वो रिटन हो, चाहे एसएसबी हो, चाहे आपका टेस्ट सीरीज़ हो, हम हर चीज़ आपको बेहतर देंगे गाइस। ये हमारा पूरा का पूरा प्रयास रहेगा। चलिए, मैं आगे बढ़ने से पहले ये चीज़ बता दूं कि भाई बहुत से लोग अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं। तो अगर आपने टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर रखी है या नहीं की है तो कर लीजिए, और हमारे चैनल को डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस को उस पर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आप डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस डालोगे, हमारा चैनल आपको दिख जाएगा। और सबसे खास बात क्या है भाई, टेलीग्राम में पढ़ने से आसानी होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी पीडीएफ से लेकर बड़े बड़े वीडियोस को आप डाल सकते हो और शेयर कर सकते हो। व्हाट्सएप में एक लिमिट तक चीज़ें रहती हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद वहाँ पर आप चीज़ों को नहीं भेज सकते हो। तो जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से अभी नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाएं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप 9026162958 नंबर पे मैसेज करिए। और टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको सिर्फ टेलीग्राम चैनल पर जाकर सब्सक्रिप्शन बटन को दबाना है। ठीक है, साथ ही साथ फेसबुक पर भी हम लोग हैं, फेसबुक का पेज है, उस पर भी बहुत सारी अपडेट्स हम डालते रहते हैं, आप उस पर भी जुड़ सकते हो। तो गाइस, हमसे जुड़ते जाइए। जितनी बड़ी हमारी रीच होगी, हमारा जो एजेंडा है कि इंडिया के एक एक कोने से टैलेंट को निकाल कर उनको ऑफिसर बनाना, जो भी ऑफिसर बनने का जज्बा रखते हैं उनको ऑफिसर के लिए ट्रेन करना हमारा मेन मोटिव है। ठीक है गाइस, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे इस मोटिव में हमारी मदद करिए। गाइस, हम लोगों ने पिछले लेक्चरों में जो चीज़ें देखी थी फिजिक्स की, उसी फिजिक्स की इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं और हम क्रैश कोर्स के फॉर्म में चल रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टॉपिक हल्का सा उसका हिंट देकर उसके क्वेश्चन आंसर का सलूशन करा रहे हैं। तो हमारा मोशन मैकेनिक्स का पार्ट है और मैकेनिक्स आपका फिजिक्स की आधारशिला है। ठीक है, अगर आपके फिजिक्स में 25 क्वेश्चन आते हैं तो 8 से 10 क्वेश्चन मैकेनिक्स के पार्ट से ही बनते हैं। तो गाइस, इस मैकेनिक्स के पार्ट को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। और मोशन इन 1D एंड 2D, ये कुल मिला के 4 क्वेश्चन तो ये अपने आप में खुद कवर करते हैं। ठीक है, तो इन मोशन से आपके पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं और इन मोशंस को कैसे आपको स्टडी करना है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। भाई, मोशंस को पढ़ने के लिए आपको कोई थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको न्यूमेरिकल पे ज़्यादा ध्यान देना है और आपको फॉर्मूलेस का आइडिया होना चाहिए, है ना। तो देखो, लॉ ऑफ मोशन में या मोशन इन 1D में आपके पास एक फॉर्मूला था V = U + GT, है ना। G तब होता है जब मोशन वर्टिकल हो रहा हो। अगर यही मोशन हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो G रिप्लेस हो जाएगा किससे? A से। ओके, पहला फॉर्मूले में आपको बता दूं, वैसे तो ज़्यादातर लोगों को ये फॉर्मूले रटे होते हैं, जो भी PCM ग्रुप के होते हैं बच्चे, उनको इन फॉर्मूलों में कभी कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो क्लास 8 से ये फॉर्मूला पढ़ते चले आ रहे हैं। दूसरा फॉर्मूला होता है V² = U² + 2GS। ठीक है, वही चीज़ वर्टिकल है तो G है, हॉरिजॉन्टल है तो A है। एंड सेम इसी तरह से तीसरा क्या है? H = ½
सॉरी हाफ बोल दिया, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। गाइज नोटेशन एज यूजुअल है, u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, t का मतलब है टाइम। ठीक है, यहां पर हम s की जगह h यूज करते हैं क्योंकि हमने यहां पर भी h यूज किया है। h का मतलब है हाइट। हाइट कब यूज करेंगे? जब वर्टिकल मोशन होगा, और जब हॉरिजॉन्टल मोशन होगा तो हम यूज करेंगे डिस्टेंस s से, है ना। तो याद रखिएगा हॉरिजॉन्टल मोशन में s यूज हो जाएगा h की जगह। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो तरह के हमारे मोशन होते हैं। मोशन इन 1D, वन डायमेंशन में मोशन जब चलता है, कार का चलना, बॉल का फेंकना, ये सब बेसिक फॉर्मूले हैं, है ना। अब देखो यहां से इस फॉर्मूले के आगे आपको एक फॉर्मूला ये पता है, एक मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू m इंटू वी, इसे याद रखिएगा। ठीक, वैसे तो एनर्जी का मुझे यहाँ बताना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, है ना। और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, p क्या है आपका? मोमेंटम, संवेग, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है? इनके बीच में जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको रट्टा मार लो और इसको भूलना नहीं। पेपर में बहुत यूज होगा, आगे भी यूज होगा। कैसे होगा, क्या होगा, हम सब डिस्कस करेंगे आपके साथ, सब जानेंगे फ्रेंड्स। और जितने भी फॉर्मूलेज हैं मैंने यहाँ पर ज़्यादातर बता दी हैं, और भी फॉर्मूलेज हैं जो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो ये फॉर्मूलेज मैंने आपको बता दिए हैं, तो हम यहाँ पर थ्योरीज का कोई पार्ट नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले का पार्ट है। फॉर्मूले आपको ऑलरेडी मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने 9, 10, 11, 12 में ये सब फॉर्मूले कई बार पढ़े हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सीधे आपको क्वेश्चन डिस्कस करूँ। चलिए, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन बहुत आसान सा है, आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। एक गेंद धरातल से 25.2 मीटर पर सेकंड की चाल से सीधे ऊपर की तरफ फेंकी जाती है, तो गेंद अपनी यात्रा में उच्चतम बिंदु कितने समय में पहुंचेगी, मतलब हाईएस्ट पॉइंट तक कब तक पहुंचेगी। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन है, बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद स्पीड ऑफ 25.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द बॉल विद रीच हाईएस्ट पॉइंट कब पहुंचेगी। तो भाई यहाँ का फॉर्मूला बहुत आसान है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपका लगेगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। भाई जी आप 10 ले लोगे, फिर इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, तो v दिया हुआ है 25.2 इज इक्वल टू जी को हम ले लेते हैं 10, स्टैंडर्ड फॉर्म में 10 ले लेते हैं, 10 इंटू टी। तो भाई टी कितना आ जाएगा? 25/2/10, दैट मीन 2.52 सेकेंड। अब देखो आंसर मिल रहा है, हाँ ये मिल गया भाई, हो गया भाई आपका आंसर, क्वेश्चन सॉल्व। आसान सा है, इजी गोइंग पेपर में क्वेश्चन आता है, लेकिन आप इसमें ध्यान नहीं कर पाते। देखो आपको ये याद रखना है, आपको पेपर में हमेशा पहले अपनी रेंज में आने वाले क्वेश्चंस को पकड़ना है, वो जो क्वेश्चन आपकी रेंज में आ रहे हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है। ठीक, सपोज दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज आर इक्वल मासेस इज एफ। दो बॉडीज है, यहाँ पे बोल रहा है दो बॉडीज है, दोनों का मास सेम है और इनके बीच में फोर्स लग रहा है F। ठीक, अगर बोल रहा है कि मास को डबल कर दिया जाए, क्वेश्चन बोल रहा है इफ मास बिकम डबल दोनों का, और डिस्टेंस इनके बीच की r है जो कि अनचेंज है, तब नया फोर्स क्या होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, मान लीजिए कि समान द्रव्यमान के दो पिंड के बीच गुरुत्वीय बल F है। यदि दोनों पिंड के बीच का पार्थक्य दूरी को बिना परिवर्तित किए दोनों द्रव्यमानों को दोगुना कर दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, गुरुत्वीय बल का फॉर्मूला आपका होता है F इज इक्वल टू, क्या होता है? F इज इक्वल टू होता है Gm अपॉन आर स्क्वायर। भाई दोनों सेम है तो ये हो जाएगा। अब इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए देखो F इज इक्वल टू, मतलब F डैश इज इक्वल टू G2m अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, 2 कितना हो जाएगा? 4 Gm स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, मतलब F का कितने गुना हो जाएगा भाई? 4F। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन क्या है, आप थोड़ा सा ध्यान दे लोगे
आसानी से आपका सी आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? सी। भाई इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सी। आसान सा क्वेश्चन है, समझने पर है, कर ले जाओगे तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टू बॉडीज ए एंड बी आर मूविंग विद इक्वल वेलोसिटी, द मास ऑफ बी इज डबल ऑफ दैट ए, इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, दो पिंड ए और बी समान वेग से गति कर रहे हैं और पिंड बी का द्रव्यमान पिंड ए के द्रव्यमान से का 2 गुना है, तो इसमें से कौन सा कथन सही होगा? बी का संवेग ए के संवेग से 2 गुना होगा, ए का संवेग बी के संवेग से। देखो संवेग, संवेग मतलब मोमेंटम, P इज इक्वल टू क्या है गाइस? m इंटू वी, है ना। अब संवेग किस पे डिपेंड कर रहा है? मास इंटू वेलोसिटी। अब दोनों की वेलोसिटी सेम है कि नहीं, लेकिन मास या द्रव्यमान किसका ज्यादा है? भाई बी का द्रव्यमान ज्यादा है ए से, तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा तो सीधे देखो लीनियरली रिलेशनशिप है, तो बी का संवेग भी ज्यादा होगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, 4 गुना नहीं होगा, 2 गुना होगा। क्यों? क्योंकि देखो लीनियर रिलेशनशिप में चल रहा है, स्क्वायर स्क्वायर नहीं है। लेकिन अगर यही चीज उसमें होती, किसमें? काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही थी, तो भैया 4 गुना होता उस टाइम में, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम की बात हो रही है इसलिए 2 गुना होगा। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, फॉर्मूला आता होगा तो कर लोगे। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, रेसिंग कार एक्सेलरेट ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम रेस्ट टू स्पीड 50 मीटर सेकेंड 25 सेकेंड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थ्रू आउट द डिस्टेंस कवर इन द टाइम। ठीक है, एक रेसिंग कार किसी एक सीधी सड़क पर विराम अवस्था से त्वरण लेते हुए 25 सेकंड में 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त कर लेती है, या मानते हुए कि त्वरण पूरे समय के दौरान एक समान है, तो इस समय में तय की गई दूरी क्या होगी? आसान सा क्वेश्चन है गाइज, आपको लॉ ऑफ मोशंस लगाना है। देखो यहाँ पर v दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? v। आपको गिवन डेटा में गाइज क्या दिया हुआ है? गिवन डेटा में v दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, t दिया हुआ है 25 सेकेंड। अब एक्सीलरेशन आपको निकाल लेना है। ठीक, एक्सीलरेशन निकालने के लिए आपको क्या करना है भाई? सीधा सा फॉर्मूला है। ठीक है, एक्सीलरेशन निकाल लीजिए। भाई v आपको कितना दिया है? v दिया है आपका 50 मीटर पर सेकेंड, t दिया है 25 सेकेंड। ठीक, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। u इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। भाई विराम अवस्था से शुरू कर रहा है तो भाई 0 होगी, है ना। तो v 50 इज इक्वल टू a इंटू 25। भाई a कितना आ जाएगा? a आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका आ गया a। अब a आ गया, पूछ रहा है कि वो कितनी दूरी तक जाएगी, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप इसको यूज कर लोगे गाइस, है ना। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये वाला पार्ट 0 हो गया। हाफ a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू आपके पास है 2। कितनी है फ्रेंड्स? 2। और t कितना है? t आपका 25 है, 25 का स्क्वायर। ये 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ पर आंसर कितना आ गया? 625 मीटर। ठीक, 625 मीटर आ गया, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट। ठीक, चलिए गाइस, आसान सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से पेपर में फिर आएगा। ठीक है, द इम्पल्स ऑफ अ पार्टिकल ड्यू टू अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट ड्यूरिंग अ गिवन टाइम इंटरवल इज इक्वल टू अ चेंज इन इट। किसी कण पर किसी दिए गए समय अंतराल के दौरान कार्यशील बल के कारण उस कण का आवेग क्या होगा, है ना। फोर्स, मोमेंटम, वर्क डन, एनर्जी किसके बराबर होगा? तो देखो आपका इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम जो होता है उसके अकॉर्डिंग ये जो होगा, इसका आंसर होगा वर्क डन। वर्क डन मतलब कार्य परिवर्तन के बराबर होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे ध्यान रखिएगा, पेपर में फिर रिपीट होगा, ये मेरा मानना है। ठीक है, अब ये कब होगा? इस वाले में होगा कि अगले वाले में होगा, लेकिन ये रिपीट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज करके फिर से देंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसी थ्योरम का स्टेटमेंट है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी फिजिक्स की किताब में आपको मिलेगा 11th स्टैंडर्ड में। ठीक, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन देख के बड़ा डरावना लग रहा है, बच्चे से देख के डर जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन है बहुत आसान। देखो दिया गया है कि एक डायग्राम, ठीक है, द मोशन ऑफ अ कार अलोंग ए स्ट्रेट पाथ इज शोन द फॉलोइंग। ठीक है, किसी सरल रेखीय मार्ग के अनुदेश एक कार की गति नीचे आकृति में दी गई है। कार ओ से शुरू करती है, भाई देखो यहां से शुरू कर रही है और ए पर पहुंचती है, बी पर पहुंचती है, सी पे पहुंचती है। ठीक है, ओ से सी तक कार वापस बी तक आने, ठीक है, ओ से सी तक जाकर वापस बी तक आती है। मतलब पहले यहां से ये कार पहुंचती है यहां पर और फिर यहां से वापस बी तक आती है। ठीक है, तो ये पूरा स्टेप करने के दौरान ओ से सी और सी से बी तक आने के दौरान, ठीक है, कार की तय की गई दूरी और विस्थापन बताइए। भाई दूरी और विस्थापन बताइए। देखो यहां पर आ गया वेक्टर और स्केलर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, वेक्टर और स्केलर का कॉन्सेप्ट, वेक्टर डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, स्केलर डजंट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो टोटल यहां से जा रहा है 60 और 60 से वापस 25 पीछे आ रहा है। देखो ये 25 से तो है 5, 10, 15, 20 और 25, तो 25 पीछे आ रहा है ना। तो टोटल आपका 60 प्लस 25 ये हो गया आपका 85। ये क्या है, ये आपकी दूरी है, डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसमें से मैग्नीट्यूड देखा जाता है, दूरी। लेकिन जब हम बात करते हैं किसके बारे में, विस्थापन, तो विस्थापन आपकी वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में आपका क्या देखा जाता है, डायरेक्शन भी देखा जाता है। अब डायरेक्शन पलट गया है तो अब डायरेक्शन पलटा तो माइनस हो जाएगा, तो 60 माइनस 25, ठीक है गाइस, तो यहां पर आ जाएगा 35। ये 35 आपका क्या हो गया, 35 आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो गाइज यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द वेक्टर एंड स्केलर। इजी क्वेश्चन था, मैकेनिक्स का है, ठीक है, मोशन का है, हम इसको समझ सकते हैं। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। If the distance s covered by a moving car in a rectilinear motion with speed v in time t is given by s is equals to vt, then the car undergo, ठीक है, v चाल से सरल रेखीय चाल में चल रहे कार द्वारा t समय में तय की गई दूरी इससे s is equals to vt से डिनोट की जाती है। किससे डिनोट की जाती है भाई, इससे की जाती है, इस फॉर्मूले से। तो कार में क्या होगा, तो देखो बहुत आसान सी चीज है, आप इसको समझ सकते हो। देखो आपका इधर t ले लें, इधर v ले लें, तो सरल रेखीय पार्ट में है और इसके बीच अगर स्ट्रेट लाइन मिल रहा है ना, देखो सरल रेखीय दे दिया गया है, स्ट्रेट लाइन, तो त्वरण क्या होगा, त्वरण एक समान होगा। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक समान त्वरण से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप इसको सीधे एक बेसिक कॉन्सेप्ट से समझ सकते हो, लीनियर रिलेशनशिप है। ठीक है, एस, ठीक, और v के बीच का लीनियर रिलेशन है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये एक समान त्वरण से आगे बढ़ रहा है ना, इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। v चाल से सरल रेखीय गति में चल रही कार t समय में तय की गई दूरी ये है, तो कार में एक समान त्वरण होगा, ठीक है, या एक समान वेग होगा, क्योंकि असमान तो दोनों में से कुछ नहीं होगा, एक समान होगा। अब बच्चे इसमें ए और सी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं एक समान त्वरण और एक समान वेग के बीच फंसे रहते हैं। अब देखो इसको समझो, इसको समझने की ज़रूरत है आपको, है ना। अब S is directly proportional to V and S is directly proportional to T। ठीक, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें क्या चीज़ कांस्टेंट होगी, क्या चीज़ कांस्टेंट होगी, तो इसमें देखो एक्सेलरेशन वाला पार्ट तो कांस्टेंट नहीं हो रहा है गाइस, है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो भाई ये इसमें नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इसमें एक समान वेग होगा। क्यों, क्योंकि S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो ये दोनों एक दूसरे के रिलेशन में है, तो क्या रिलेशन निकल के आएगा, V, तो इसमें सही जवाब होगा एक समान वेग। तो दिस इज द राइट आंसर।
ठीक है। होता क्या है कि पहले अटेम्प्ट में बच्चों के दिमाग में जो मैंने किया वही उनके दिमाग में आता है, तो इसीलिए मैंने देखा कि आपके हिसाब से मैं चल के देखता हूँ कि क्या होता है। तो आपके हिसाब से चलने पर ए आता है ना, आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो तो ये चीज़, लेकिन एक्चुअली इसका आंसर क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, सरल रेखीय गति में चल रही है तो इसके लिए यही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है। A man waiting 70 किलोमीटर coming down in lift, if a cable of lift breaks suddenly, the weight of a man would be become। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, थ्योरी बेस है, ग्रेविटी मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, लिफ्ट अगर टूट जाती है तो भारहीनता की स्थिति आ जाती है, और भारहीनता की स्थिति में वेट कितना हो जाता है, 0, 0, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। बहुत आसान सा क्वेश्चन है गाइस। इसमें क्या है कि इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। वृत्ताकार पथ में गतिमान पिंड का अभिकेंद्र बल कार्यशील रहता है। ठीक है, सर्कुलर मोशन में मूव करते हुए ऑब्जेक्ट का जो अभिकेंद्र बल होता है कार्यशील होता है। ठीक, पहला स्टेटमेंट ने दिया कि दूसरा पिंड का कार्यशील अभिकेंद्र बल उसको वृत्तीय पथ में घूर्ण रखने के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो भाई देखो दो स्टेटमेंट दिए, पूछा जा रहा है कि क्या दूसरा वाला पहले वाले का सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो देखो आपका दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। वृत्ताकार पथ में गतिमान पिंड पर अभिकेंद्र बल कार्यशील रहता है, पिंड पर कार्यशील अभिकेंद्र बल उसको वृत्तीय पथ में घूरी रखने के लिए कार्य करता है। A body moving in a circular path is acted upon by a centripetal force. Okay, and statement 2, the centripetal force acted on the body down doing the work is keep it rotating in a circular path। तो भाई दोनों सही है और ये दोनों इसका सही एक्सप्लेनेशन है, तो ये दोनों सही है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए भाई यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि विषुवत वृत्त की लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर है तो घूर्णन का वेग लगभग 1700 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ध्रुव पर घूर्णन वेग क्या होगा, है ना। इफ द लेंथ ऑफ इक्वेटर इज अबाउट 40,000 किलोमीटर, द वेलोसिटी ऑफ रोटेशन इज अबाउट 1700 किलोमीटर पर आवर, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ रोटेशन एट पोल। तो देखो v इज इक्वल टू आर ओमेगा है और r की वैल्यू पोल्स पर होती है 0, तो इसका आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 0। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ सोचना ही नहीं, बच्चे इतना पढ़ने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे याद रखिएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा 0, एग्जैक्टली 0 आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं, और ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं। ठीक, हर चीज़ मैं नहीं बताऊँगा। ठीक, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे। देखिए आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका सही जवाब देते हैं, है ना। क्वेश्चन है, बुलेट इज फायर्ड वर्टिकली अप फ्रॉम अ 400 मीटर टॉल टावर विद अ स्पीड ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड, इफ g is given 10 मीटर पर सेकेंड, द टाइम टेकन बाय द बुलेट टू रीच द ग्राउंड विल बी, है ना। एक टावर है, 400 मीटर का, बुलेट ऊपर की तरफ ढाई करके टांगी जाती है और बुलेट को वापस नीचे आने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा जा रहा है, अगर g की वैल्यू इतनी दी हुई है। भाई देखो ये आपका 3 चीजें यहाँ पर दी हुई है, इसको यूज करके आप आंसर निकालो, कमेंट सेक्शन में मुझे तुरंत बताओ, है ना। साथ साथ आंसर देते जाइए और देखें कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। अगली क्लास में मैं इसका सोल्यूशन सबको दूंगा। चलिए गाइज, इसी के साथ इस सेशन को हम यहाँ पर एंड करते हैं। सेशन कैसा लगा, बढ़िया लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए, और भाई लाइक बहुत कम आ रहे हैं, लाइक बढ़ाते जाइए, और सब लोग वीडियो देखिए भाई, जितने लोग हैं चैनल पर वो सब पार्टिसिपेट करें भाई। क्यों नहीं देख रहे हो वीडियो, देखते रहो और बार बार देखिए, मैं तो कहता हूँ। ठीक, रेगुलर रहिए, हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, हमारा ये प्रयास कैसा लगा है बताते रहिए। तो गाइस आज का ये सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।